खेत खलियान और किसानों की पहचान रखने वाला प्रदेश हरियाणा, जिस हरियाणा की कुल आबादी करीब 2,70,00,000 है और इस 2,70,00,000 की आबादी में मुसलमानों की आबादी मात्र 17,81,000 है, यानी कि कुल आबादी का 7%। हम आपको ये आंकड़े इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हरियाणा में आज 3 दिनों से नूंह और मेवात के अंदर सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक हिंसा उफानों पर है। वो हिंसा जिसकी जानकारी मेवात और नूंह के एसपी को पिछले 10 दिनों से वहां के मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने जाकर कागजों में लिखकर शिकायत दी। हरियाणा का एक जिला है मेवात, जहां पे इस 7% आबादी का सबसे ज्यादा हिस्सा यानी कि सबसे मेजॉरिटी हिस्सा इसी इलाके में रहता है। मेवात जिले के अंदर 3 विधानसभाएं हैं, पहली नूंह, दूसरी फिरोजपुर झिरका और तीसरी पुन्हाना। इन तीनों विधानसभाओं में इस समय मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं और जो कांग्रेस के विधायक हैं मैं आज आपको उनके नाम भी बताऊंगा और वो किससे जीते हैं यानी कि उन्होंने हराया किसको है, मैं उनके भी नाम आपको आज बताऊंगा। नूंह विधानसभा से कांग्रेस के आफताब अहमद ने भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी जाकिर हुसैन को ही हराया और 4,038 वोटों के करीब जो है वो जीत का मार्जिन था आफताब अहमद का। दूसरी विधानसभा सीट है फिरोजपुर झिरका, जहां कांग्रेस के ममन खान, जिनका वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, हरियाणा विधानसभा के अंदर का, जिन्होंने मोनू मानेसर को चेतावनी भी दी थी अपनी आखिरी स्पीच में विधानसभा हरियाणा के अंदर कि इस बार अगर मोनू मानेसर हरियाणा या मेवात में आ गया तो उसको हम बताएंगे कि प्याज की तरह कैसे उसको हम कूटेंगे। तो ये दूसरे जो वायरल विधायक जी हैं ममन खान, कांग्रेस के जो विधायक हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नसीम को 37,000 वोट से हराया था। ये नाम मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जान सकें कि इस मेवात के इलाके में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स को टिकट देती आई है। बीते 48 घंटों में नफरत की जो आग हरियाणा में मेवात और नूंह से शुरू हुई वो शायद गुरुग्राम, गुड़गांव में आकर खत्म हुई। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी कोई कंप्लीट स्टेटमेंट हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं है, पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है। इस नफरत की आग और हिंसा के पीछे असली दोषी कौन है, किसने शुरुआत करी और कहां आके ये खत्म हो सकता है, इसको जानने के लिए आपको हम कुछ ऐसे बयानात सुनाएंगे जो हरियाणा की सरकार के अंदर मौजूद उन ओहदेदारों ने दिए हैं जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, जिनकी आम हरियाणा वासी बहुत सम्मान करते हैं। पहला बयान है हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए जेजेपी का साथ लेना पड़ा था और जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला वहां पे उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के अंदर। वो कहते हैं कि मेवात का भाईचारा प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही वहां के लोगों ने बना के रखा है। आजादी के पहले से ही जब मुगलों ने देश पर आक्रमण किया तो मेवात के लोगों ने उनका विरोध किया। ये दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के कह रहे हैं कि मेवात का भाईचारा हमेशा से बना रहा है, आजादी के पहले से भी और आजादी के बाद भी वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मुसलमानों ने भाईचारा बनाने में कोई भी जद्दोजहद ऐसी नहीं छोड़ी है जिसपे हम उंगली उठा सकें। और इस घटना के मुख्य आरोपी, शुरुआत कराने वाले, इस घटना का जो असली विलन है मोनू मानेसर, उसको हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने साफ साफ ये कहा है कि उसने आग में घी डालने का काम किया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यादन हमें करनी थी, उसको पूरा टाइट कर दिया गया, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कर पड़ी। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूँगा कि अमन शांति बनाकर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उछाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई। आपने हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला का बयान सुन लिया। अब इस हिंसा के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। देखिए, उसको भी हम देख रहे हैं और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज साहब जिस मोनू मानेसर की पैरवी कर रहे हैं, उसी मोनू मानेसर को हरियाणा के उन्हीं की सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि उसने आग में घी डालने का काम किया है, हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऊपर जो बयान है हरियाणा के मुखिया का, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का, वो सुनिए और शर्म से लज्जित हो जाइए। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते।
सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। मुखिया जी कहते हैं कि हम हरियाणा के हर एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। हम, आप, पुलिस, आर्मी, कोई भी हरियाणा के हर एक आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता है। ये कह रहे हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। बयान उल्टा पड़ गया तो चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी पूरी सरकार की तरफ से सफाइयां आने लगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने सफाइयों की झड़ी लगा दी कि हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे बयान से मीडिया ने छेड़छाड़ की है, हमारे बयान को वैसा नहीं दिखाया है जैसा हम कहना चाह रहे हैं। अरे भाई, हर कोई, हर आदमी, आप, हम, आर्मी, जब बंदूकें तन जाती हैं तो उसके बाद किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। आप हरियाणा के 2,73,00,000 लोगों के मुखिया हैं। आप इस हिंसा के जिम्मेदार हैं। बड़े बनिए। माफी मांगना जुर्म नहीं है, माफी मांगना बड़प्पन है। सबके सामने आके माफी मांगना और बड़ा बड़प्पन है। अगर बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाइए, उसे कबूल करिए। हिंसा की जिम्मेदारी सिर्फ सीएम, डिप्टी सीएम या होम मिनिस्टर को नहीं दी जा सकती है। इनकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी एक व्यक्ति पे या एक समुदाय पे डाली नहीं जा सकती है। इसकी जिम्मेदारी डाल दीजिए और भूल जाइए, कल से कोई और नया मुद्दा शुरू हो जाए। इस पूरी हिंसा में जिम्मेदार अधिकारी भी हैं, जिम्मेदार नेता हैं और जिम्मेदार हर वो व्यक्ति है जिसने आंखें मूंदी रखी, जिसने सोशल मीडिया पे धमकी वाले बयानों को सिरे से इग्नोर किया है, अवॉइड किया है और हिंसा को अपने प्रदेश में, अपने शहर में दावत दी है। मैं उन अधिकारियों से आंख में आंख डालकर पूछना चाहता हूं, क्या आपके परिवार नहीं है? क्या आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं या होंगे नहीं? अगर नहीं होंगे, अगर नहीं है तो आप इस जवाब से, आप इस सवाल से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपके परिवार में एक और भी सदस्य है, आप किसी परिवार का हिस्सा हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं एसपी नूह वरुण सिंगला साहब से, जिनको पिछले 10 दिनों से, जब से सोशल मीडिया पर ये ब्रिज मंडल शोभा यात्रा की वीडियो की शुरुआत हुई है, मोनू मानेसर और उसके तमाम साथियों ने, जिन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना शुरू की हैं, यात्रा निकालने से 10 दिन पहले से, मैं उन अधिकारियों से पूछूंगा, जब आपके पास उस एक विशेष समुदाय के लोग आ रहे थे, अपने साथ कागज, अपने साथ एप्लीकेशन, अपने साथ मेमोरेंडम लेकर आ रहे थे कि साहब ये यात्रा में इस तरह के एक व्यक्ति को मत आने दीजिएगा, नहीं तो साहब गजब हो जाएगा, हम जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, हमारे बच्चे नाराज हैं, हमारे बच्चे भड़के हुए हैं, आप इसको रोकिए, रुकवाइए। मैं उस एसपी से सवाल लेता हूं कि जिसके पास 10 दिन ये लोग कंप्लेंट कर रहे थे आकर जिनके दफ्तरों में, क्या उनको पारिवारिक दृष्टि से उस दिन ही, यात्रा के दिन से पहले ही 3 दिन की छुट्टी पे निकल जाना पड़ा? क्या एसपी मजबूर थे? क्या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इतने नाकारा थे कि उन्हें मेवात का दंगे के बारे में ओरिजिन पता था, बैकग्राउंड पता था, ये पता था कि हालात हाथ से बाहर जा सकते हैं और उसके बाद भी उन्होंने कोई सहारा नहीं लिया? क्या सरकार को लिख के नहीं दिया? क्या गृह मंत्री से बात नहीं की? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके रहते हुए जिले के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर जिले के अंदर दंगा भड़क सकता है? दंगे की शुरुआत के असली पहलू पर हम थोड़ी देर आपकी आंखों की रोशनी लेके जाना चाहते हैं, जहां हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव और उसका साथी जो वीडियो पे वीडियो बना रहा था, बिट्टू बजरंगी, ये कौन लोग हैं और इन्होंने ऐसा क्या किया कि वहाँ एक समुदाय विशेष में आग फैल गई। एक समुदाय विशेष ये कंट्रोल नहीं कर पाया और वो भी दंगे का साथी बन गया। इस हिंसा के पहले चैप्टर पे चलते हैं, जिस अध्याय में हिंसा की नफरत बढ़ना और पनपना शुरू हुई। जब इस पहले अध्याय की बात होगी तो मोनू मानेसर और मोहित यादव की बात होगी और उसके साथी बजरंग दल के नेता बिट्टू बजरंगी की बात होगी। वही बिट्टू बजरंगी जिसका वीडियो यात्रा में जाते समय नूह पहुंचने से पहले किस तरह की वीडियो ये आदमी बना रहा था, आप देखिए और बताइए क्या इस तरह की वीडियो
किसी भी समुदाय के नौजवान देखने के बाद बर्दाश्त कर पाएंगे? बता दूं, पूरी लोकेशन दे दूं उनको मैं कहाँ आ रहा हूँ, नहीं ये बोलेंगे कि बताया नहीं, ये बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही, फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चीज आ रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं, ये सारे मुलाकात करने के लिए। और डेढ़ सौ गाड़ियाँ फुल सिस्टम। हरियाणा सरकार के अमौखिक हीरो, जी हाँ, हरियाणा सरकार के अमौखिक हीरो मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव वहाँ अपने आप को सबसे बड़ा गौरक्षक होने का दावा करते हैं। वहाँ से बजरंग दल का सदस्य होने का, नेता होने का दावा करते हैं और लाखों लोगों की फैन फॉलोइंग उन मोनू मानेसर के साथ है। उनके पीछे लाखों युवा आंख बंद करके उनके पीछे चलते हैं। कौन है मोनू मानेसर, आइए जानते हैं। राजस्थान के भरतपुर के दो नौजवान फरवरी 15 या 14 को नासिर और जुनैद, ये दो लोगों की कथित गौ हत्या के आरोप में हत्या कर दी गई। जी हाँ, कथित गौकशी, जिसको पुलिस ने सिद्ध नहीं किया। मोनू मानेसर और उनकी टीम ने, उनके दल ने ये साबित किया कि जुनैद और नासिर, जिन्हें मार दिया गया, जिनकी लाशें एक जली हुई गाड़ी में हरियाणा के अंदर मिली, वो गौकशी में शामिल थे। हरियाणा सरकार के अमौखिक हीरो हैं। इनके ऊपर राजस्थान के भरतपुर के अंदर हत्या का मुकदमा लिखा हुआ है। ये पुलिस से फरार हैं। इनको हीरो बनाने में हरियाणा सरकार के कुछ लोगों के साथ साथ गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पर आपको यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएंगे। ऐसे लोगों को हीरो बनाने वालों को मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को अगर आप अपने बच्चों को फॉलो करने देना चाहते हैं तो इनको हीरो बनाने में मदद कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपनी अगली पुश्त को ऐसे लोगों से, ऐसे नफरती लोगों से बचा के रखना चाहते हैं तो इन्हें हीरो बनाने की अगली बार कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर आप इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे थे तो आपसे मैं कुछ सवाल है मेरे जो मैं पूछना चाहता हूँ। इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद आप मुझे बताइए, क्या ये हिंसा पहले से सुनियोजित थी? क्या ये हिंसा बड़े बड़े रईस लोग, क्या उनका कोई भी घर का बच्चा, घर का सदस्य इस हिंसा में शामिल था? और इस तरह की जितनी भी हिंसा देश में हो रही है या होती आई है, क्या किसी बड़े आदमी का बच्चा आपको इस हिंसा में शामिल दिखा? क्यों आम भारतीय, आम हिंदू, आम मुसलमान ही हिंसा के इस नफरत की आग की भेंट चढ़ जाते हैं? क्यों उनके घर के बच्चों की जानें चली जाती हैं? क्यों उनके घर के बच्चों की दुकानें लुट जाती हैं? क्यों उनके धंधे, उनके व्यापार, उनकी दुकानों से खिलवाड़ किया जाता है? और क्या उन्होंने, क्या आपने, क्या हमने कभी सोचा कि वो कितने साल पीछे चले जाते हैं ऐसी हिंसा के बाद, ऐसी नफरती आगों के बाद? क्या हरियाणा के अंदर, मणिपुर के बाद इस तरह की हिंसा होनी चाहिए थी? क्या सरकार अभी भी सो रही है? इस रिपोर्ट के आपके सामने आते आते 3 दिन पूरे हो जाएंगे। क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो हिंसा कराना चाह रहे हैं? ये कौन से स्टेट हैं, ये कौन से प्रदेश हैं जहां चुनाव के आने से पहले ही हिंदू मुसलमान होने लगता है? क्या 2 करोड़ 73 लाख की आबादी में 17 लाख इतना बड़ा फिगर है कि वहाँ हिंदुओं को, वहाँ हिंदू भाइयों को मुस्लिम भाइयों से खतरा होने लगा अचानक? क्या जाट आंदोलन में ये वही मुसलमान नहीं है, ये वही कम्युनिटी नहीं है, ये वही समुदाय विशेष नहीं है जो जाट आंदोलन में जाटों के साथ खड़ा था? क्या ये सच नहीं है कि आज वहाँ हरियाणा का जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट मुसलमानों के साथ खड़ा है? कितने ऐसे संगठन हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आज जाटों को चढ़ा रहे हैं, जाट भाइयों को समझा रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सामने आए, लठ हाथ में लें, लड़े मुजफ्फरनगर की तरह मुस्लिम भाइयों से। लेकिन आज का जाट समझदार है। आज 9 साल में हिंदुस्तान के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के हर इंसान ने देखा है कि किसान आंदोलन में इन्हीं जाट भाइयों को क्या कहा जा रहा था। कैसे जाट समुदाय के नेताओं ने अपने नौजवानों को, अपने युवाओं को
सोशल मीडिया के माध्यम से समझाने की कोशिश की है पिछले 48 घंटों में कि उनका इस दंगे से और इन दंगाइयों से कोई संबंध नहीं है। वो इस झगड़े में कतई शामिल नहीं होना चाहते। वो हिंसा की और नफरत की इस आग को बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहते जहां भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। मैं हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से अपनी टीम की तरफ से मैं हौसला अफजाई करता हूं उनकी बात का और उनके संदेश का, जो उन्होंने कहा कि अमन और देश में, उनके प्रदेश में अमन को कायम रखना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है और होना भी चाहिए। मैं दुष्यंत चौटाला जी की इस रिपोर्ट के जरिए अपनी टीम की तरफ से मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उनके जैसे लोगों को सामने आने की रिक्वेस्ट करता हूं। आज सामने नहीं आएंगे तो इस देश को, इस मुल्क को आप हम चाह के भी नहीं बचा पाएंगे। इस रिपोर्ट में मैं किसी पार्टी विशेष या समुदाय विशेष की पैरवी या उनसे झगड़ा या उनके प्रति नफरत को लेकर के आपसे बात करने नहीं आया। अगर बात हरियाणा सरकार की हो रही है, जवाबदेही उनकी मांगी जा रही है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के बहुत कद्दावर जादूगर अशोक गहलोत से भी हम अपनी रिपोर्ट के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि फरवरी 15 का लिखा हुआ 302 का मुलजिम, आपके भरतपुर, आपके स्टेट, आपके प्रदेश के अंदर भरतपुर में लिखी हुई FIR, जो धारा 302 में दो नौजवानों की हत्या के खिलाफ लिखा हुआ मुकदमे में अपराधी है, मुलजिम है मोनू मानेसर। या 15 फरवरी 2023 से आज अगस्त 2023 में हम बैठे हैं, क्या 5.5 महीनों में आपकी पुलिस, राजस्थान पुलिस इतनी घटिया हो चुकी है, इतनी आलसी हो चुकी है कि वो उसको खुलेआम टेलीविजन पे इंटरव्यू देने के लिए, हीरो बनने के लिए दावत दे रही है, पकड़ नहीं पा रही है। 302 के मुलजिम को नेशनल मीडिया पे आने के बावजूद 5.5 महीनों से आपका हाथ, आपकी पुलिस का हाथ उसके गिरबान को छू नहीं पा रहा है। अशोक गहलोत साहब, जितना समय आप सचिन पायलट अपनी पार्टी के नेताओं को समझाने में और उनको ठीक करने में लगाते हैं, अगर उसका 1/4 समय आप अपनी पुलिस पर ध्यान दे दें, आप अपने अधिकारियों पर ध्यान दे दें, तो आपको समझ में आएगा कि इस हिंसा में आप भी शामिल हैं। अगर इस आरोपी को आपकी सरकार ने पकड़ के दबोच लिया होता, उसको जेल में भेज दिया होता, तो आज हरियाणा के अंदर ये आपसी भाईचारा, ये नफरत की आग न भड़की होती, ये आपसी भाईचारा खराब ना हुआ होता। मैं कांग्रेस के उन अमन पसंद लोगों से जो दावा करते हैं हिंदुस्तान में भाईचारा और मोहब्बत की दुकान फैलाने का, मैं उनसे भी ये कर्तव्य निवेदन करता हूं कि अशोक गहलोत साहब को जरा समझिए और अपने राजस्थान की जो सरकार खत्म होने की कगार पे है, उसको जरा पैच लगाइए कि 5.5 महीने में 302 का मुलजिम नहीं पकड़ा जा रहा है अशोक गहलोत की सरकार से। मेवात और नूह की हिंसा को समझने के बाद, इस नफरत की आग की शुरुआत और इसके तार कहां से जुड़े हैं, इन बातों को समझने के बाद मैं द इनकलाब एक्सप्रेस की अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं उन लोगों से जो देश में अमन को कायम रखना चाहते हैं, जो देश में अमन को, भाईचारे को सबसे बड़ी तवज्जो देते हैं, कि सामने आइए। आज आपके और हमारे आने से ही इस तरह की नफरत की आग बुझाई जा सकती है, इस पर काबू पाया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज को दावत देने से, उनका इंतज़ार करने से बेहतर है एक सभ्य सम्मानित सिटीजन होने के नाते हम आप समाज में आगे आएँ और अपने नौजवानों को, अपने युवाओं को, अपने भटके हुए लोगों को समझाएं कि चाहे वो मेवात के समुदाय विशेष के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे देश में किसी भी जगह के, अगर हिंसा एक आंख निकालोगे तो दूसरी आंख देनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि हम आप अपने घर से शुरुआत करें कि हिंसा का अंत सिर्फ और सिर्फ नुकसान से होता है। पीढ़ियां सदियों तक नुकसान झेलती हैं और उस नुकसान से फिर पनपा करती हैं। बेहतर होगा कि हम आप मिलकर समाज को संदेश दें कि आग लगाने वालों से, आग उकसाने वालों से और आग में घी डालने वालों से खुद को, अपने लोगों को, अपनी फैमिलीज़ को इनसे दूर कर लें, इनका सोशल बाइकआउट करें, अपने तरीके से इस हिंसा को, इस तरह की नफरत की आग को काबू कर लें।